हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक 1 है। बुक 1 का चैप्टर नंबर 2 सत्ता के नए केंद्र। ठीक है, पहले इस चैप्टर का नाम होता था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें बस 2 टॉपिक ऐसे हैं जो नए ऐड हो रखे हैं, जो कि पिछले 2-3 साल से हैं। बाकी सारा सेम है। ध्यान से आपको देखना है वीडियो में, आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनते हैं मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगा। अगर आप उसको नोट कर लोगे साथ के साथ तो आपको आसानी होगी, ठीक है, उन टॉपिक को, ताकि आपको बाद में ये पता लग जाए कि कौन से टॉपिक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा जरूर ज्वाइन करो। इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। इस नाम से आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, हमारा ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। आने वाले समय में हम यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पीडीएफ नोट्स यहाँ से मिल जाएगी। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हो। बाकी मेरा नाम जो है वो है सतेंद्र प्रताप, ठीक है। और आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर दीजिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन A to Z आपको हमारी वेबसाइट पे भी फ्री में अवेलेबल है। आप गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करो, आपके सामने वेबसाइट आएगी। उसके बाद क्लास 12th में जाओ, फिर आपको जिस सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ने हैं उस पे जाओ। ऐसी टेबल आ जाएगी, इसमें आप चैप्टर वाइज MCQ, चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा रखी है। आप वहाँ से पढ़ सकते हो, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, दो ध्रुवीयता का अंत, यही था चैप्टर का नाम। दो ध्रुवीयता में हमने क्या समझा था कि विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था, एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ, ठीक है। दुनिया को इन्होंने 2 गुटों में बांट दिया था, इतना हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था कि 2 ध्रुवों में से एक ध्रुव जो था वो खत्म हो गया था, यानी कि सोवियत संघ जो था इसका विघटन हो गया था 1991 में। 1991 में जब इसका विघटन हो गया था तो ये तो खत्म हो गया। अब कौन बचा, अमेरिका बचा, ठीक है। अमेरिका बचने का मतलब है, जब अमेरिका बचा तो दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, यानी कि विश्व पहले 2 ध्रुवीय में बटा हुआ था, अब विश्व एक ध्रुवीय हो चुका है। और दुनिया में सबसे ताकतवर जो था वो अमेरिका था, यानी एक महाशक्ति के रूप में था। पहले तो क्या था, एक समय ऐसा था जब अमेरिका को हमेशा से सोवियत संघ से बराबर की टक्कर मिलती थी, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम खत्म हो चुका था। अब जो भी है वो कौन है, अमेरिका बचा हुआ है, यानी कि अमेरिका ताकतवर हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे कि क्या कोई अमेरिका को टक्कर दे सकता है, यही सत्ता के नए केंद्र के रूप में है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, एक बार समझिए। अमेरिका दुनिया में बहुत ताकतवर है, क्या कोई अमेरिका को टक्कर दे सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। कि ऐसे में 2 तरह की विचारधारा सामने आई। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं कि हाँ, कुछ देश ऐसे हैं जो आज बेशक से ना टक्कर दे पाए, लेकिन आने वाले समय में अमेरिका को बराबर की टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। कुछ देश ऐसे हैं, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। तो समकालीन, अगर हम सत्ता के समकालीन केंद्र देखें या फिर ऐसे रूप में इनको समझें कि कौन अमेरिका को टक्कर दे सकता है, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो टक्कर दे सकते हैं। कुछ कहते हैं कि जो कुछ देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है आपको। तो वो संगठन कौन है, वो देश कौन से है, इसी पे पूरा चैप्टर है, हमें इतना ही तो आगे पढ़ना है। सबसे पहले हम संगठन को देख लेते हैं। देखो, संगठन में आपको सारे बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कौन कौन से संगठन है। अब देखो, आसियान, ये एक ऐसा संगठन है जो कह सकते हैं कि अमेरिका को टक्कर दे सकता है आने वाले समय में। हो सकता है अभी ना दे पाए, आने वाले कुछ वर्षों में ऐसा हो सकता है। ऐसे ही यूरोपीय संघ है, ब्रिक्स भी है और सार्क भी है। अब सार्क तो हमें यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, ठीक है। ब्रिक्स को भी हमें डिटेल में पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक आज से कई साल पहले, यानी 4-5 साल पहले होते थे, ठीक है। मैंने वैसे इन दोनों टॉपिक पे अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आप 3-4 साल पुरानी वीडियो देख सकते हो तो देख लो डिटेल में। बाकी आपके सिलेबस में उतना नहीं है तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमने वो संगठन तो जान लिए जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। ऐसे ही कुछ देश और हैं जो कहा जाता है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं आने वाले समय में अमेरिका के लिए एक समस्या बन सकते हैं, यानी कि उसको टक्कर दे सकते हैं, उससे मुकाबला कर सकते हैं। तो वो देश कौन से हैं, इसमें भारत का नाम आता है, क्योंकि भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। चाइना भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, ऐसा कहा जाता है अगर ऐसे ही डेवलप होता रहा तो 2040 तक तो ये अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। ऐसे ही जापान है, साउथ कोरिया है, इजराइल है, रूस है, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा, अगर ये सारे देश आपस में मिल जाएं, आपस में एक गठबंधन बना लें, फिर तो ये अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है।
अब हमें क्या क्या पढ़ना है समझिए। इस रूस के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, इसराइल के बारे में नहीं पढ़ना। इसराइल के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो अलग से एक वीडियो बना रखी है, रूस पे भी बना रखी है, ठीक है, आप देख सकते हो। मैं आपको वही बताऊंगा जो सिलेबस में है। आपको जापान पढ़ना है, दक्षिण कोरिया पढ़ना है, चाइना पढ़ना है और इंडिया पढ़ना है, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इतना ही आपका सिलेबस है। चलिए अब एक एक करके सारे टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम संगठन की, तो उसमें आ जाता है हमारा यूरोपीय संघ। देखिए यूरोपीय संघ जो है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यूरोपीय संघ का फ्लैग है यानी कि झंडा है। इसमें आपको गोल्डन कलर के 12 स्टार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसका भी महत्व है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर मैं आपको मैप की बात करूं तो यही यूरोपीय संघ के मैप है, ठीक है। इसमें कुछ नए देश भी है, कुछ पुराने देश भी है। कौन से नए देश है, कौन से पुराने देश है, उसको भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि यूरोपीय संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें यूरोप के देश हैं, ठीक है, यानी कि यूरोप के देशों का एक संगठन है जिसको यूरोपीय संघ कहा जाता है। बस आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये 12 स्टार हैं, गोल्डन कलर के स्टार हैं। अब इसका क्या महत्व है इसको समझते हैं। देखिए यूरोपीय संघ के झंडे में आपको 12 सोने के रंग के सितारे यानी कि स्टार दिखाई देते हैं। ये घेरा बनाए हुए हैं, आप देख रहे हो ना, घेरा बना के हैं। और यूरोप के जो लोग हैं इनकी एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, यानी कि ये जो 12 जो अंक है यहाँ पे अच्छा माना जाता है। और ये उनकी एकता और मेल मिलाप को दिखाता है कि यूरोपीय संघ के देश कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के मददगार हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मार्शल योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको बताते हुए चलूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लो। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है और आपके 2 नंबर में आएगा, ये जब भी आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा 2 नंबर में, ठीक है। तो मार्शल योजना क्या है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो यूरोप है उसके देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ था। क्योंकि देखो यूरोप जो था वो दूसरे विश्व युद्ध में अखाड़ा बना हुआ था, तो जो नुकसान हुआ ना वो सबसे ज़्यादा यूरोप ने उठाया। और बाद में यूरोप से ही दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, ठीक है। एक अमेरिका वाला गुट था, एक सोवियत संघ वाला था, ये मैं आपको इससे पहले वाले चैप्टर में करा चुका हूँ। तो यूरोप के देशों को अमेरिका ने, यानी कि अमेरिका में पश्चिमी यूरोप के देश शामिल हुए थे, तो अमेरिका ने क्या करा, पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारने में जबरदस्त मदद करी, ठीक है, यानी बहुत हेल्प करी। एक तरह से ये फाइनेंशियल हेल्प थी, इनको बहुत सारा पैसा दिया गया अमेरिका की तरफ से, इनको वापस से खड़ा किया गया क्योंकि ये टूट चुके थे, देश कमजोर हो चुके थे, उनको वापस से मजबूत बनाने में, वापस से उनको ठीक करने में कहीं ना कहीं अमेरिका ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। इसी मदद को हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मार्शल योजना क्या है, अगर आप बिल्कुल आसान भाषा में समझाओ तो आप ये बता देना का, जब बताना है आपको कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, उस समय सबसे ज़्यादा जो नुकसान था वो यूरोप ने उठाया था। ऐसे में पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उसकी मदद करी थी अमेरिका ने, उसी को हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब यूरोपीय संघ कैसे बना वो एक लंबी कहानी है, उसको धीरे धीरे हम आगे चलते हैं, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी और इसी के साथ पश्चिमी यूरोप की आर्थिक मदद की शुरुआत हुई। तो जब मार्शल योजना लाई गई, यानी कि अमेरिका के द्वारा पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनकी मदद की गई, तो उसके तहत इन्होंने क्या, किसकी स्थापना करी, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। आपको नाम से ही पता लग रहा है यूरोपीय यानी कि यूरोप के देशों को, आर्थिक सहयोग यानी आर्थिक रूप से सहयोग करना, आर्थिक रूप से यानी फाइनेंशियल हेल्प करनी है, यानी कि पैसा देना है। यानी कि ये संगठन जो था यूरोपीय देशों को पैसे के जरिए इनकी मदद करता था, ठीक है। और कौन कर रहा था मदद, अमेरिका कर रहा था, ताकि ये वापस से मजबूत हो सके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। अब आपके सामने आंसर है 1948, तो आपको ऑप्शन में दे देंगे 1940, 1945, 1948 या फिर इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे, आपको पहचानना होगा। तो आप इसको याद कर लो बिल्कुल कि 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। समय के साथ साथ जो ये है इसका स्वरूप में बदलाव आता रहा, इसका नेचर बदलता रहा। 1949 में क्या करा इन्होंने, 1949 में राजनैतिक सहयोग के साथ यूरोपीय परिषद बनी, यानी कि 1949 में यूरोपीय परिषद बनाया जो कि राजनीतिक सहयोग के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से एमसीक्यू बनेगा, बताइए यूरोपीय परिषद कब बनी, फिर आपके सामने फिर से ऑप्शन दे देंगे, तो आपको याद रखना है 1949 में। इसके बाद देखो फिर 1957 में यानी 1957 में क्या होता है, जो पूंजीवादी देश थे इनके आर्थिक एकीकरण से यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी
बनी, यानी कि एक कम्युनिटी बनती है इनकी जिसको नाम दिया जाता है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कब बनी, आपको याद रखना है 1957 यानी 1957 में। फिर लास्ट में क्या होता है 1992 में जाके मोस्ट्रिट संधि होती है, ठीक है। ये मोस्ट्रिट संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी संधि के तहत यूरोपीय संघ बना दिया जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ा संगठन बन जाता है यूरोपीय देशों का, जिसको यूरोपीय संघ कहा जाता है, ठीक है। तो यूरोपीय संघ डायरेक्ट नहीं बना, उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे संगठन बनते गए, बाद में जाके एक यूरोपीय संघ बना। तो ये पूरी स्टोरी है, आपको याद रखना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बन गए कि यूरोपीय संघ कब बना, आपको ये डेट याद रखनी है। आपसे पूछे कि बताइए यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1957। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यूरोपीय परिषद कब बना, आपको याद रखना है 1949, ठीक है। इस तरीके से डेट याद रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ एक संगठन के रूप में, यानी यूरोपीय संघ जो है अब ये एक मजबूत संगठन बन चुका है, तो संगठन के रूप में कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, फरवरी 1992 में मोस्ट्रिट संधि जो थी ये हुई, इसके साथ ही यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई, यानी कि एक यूरोपीय संघ नाम से एक संगठन बना दिया गया, ठीक है। शुरू शुरू में ये आर्थिक संगठन के रूप में कार्य करता था। ये लाइन याद रखो, इंपॉर्टेंट है कि शुरू शुरू में जब यूरोपीय संघ बना था ये एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, जैसे व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है, ट्रेड वगैरह, फ्री ट्रेड करवाना, इस तरीके के काम करता था, ठीक है, पैसों की मदद करना। लेकिन समय के साथ यानी धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, बदलाव हुआ और ये राजनैतिक संगठन की तरह काम करने लगा। यानी शुरू में तो ये आर्थिक संगठन की तरह काम करता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये एक राजनैतिक संगठन के रूप में बदल गया, ठीक है। ये एक विशाल राष्ट्र की तरह अस्तित्व में आया, जैसे एक बड़ा देश बनता है ना, उसी तरीके से एक बड़े देश की तरह ये अस्तित्व में आया यूरोपीय संघ। इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसके पास 4 महत्वपूर्ण चीजें, ये भी आपको याद रखना है। यूरोपीय संघ के पास अपना झंडा है, झंडा मैंने आपको दिखाया था ना, ब्लू कलर का था जिसमें 12 गोल्डन कलर के स्टार बने हुए थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले झंडा देखा था। तो इसके पास अपना झंडा है, अपना गान है, गान का मतलब जैसे हमारा राष्ट्रगान होता है, ठीक है, गीत होता है, इसी तरीके से ये गान है इनके पास। अपना अपना स्थापना दिवस है, ठीक है, स्थापना दिवस भी मनाते हैं ये। और इनके पास अपनी मुद्रा भी है, जैसे मुद्रा होती है ना, करेंसी, जैसे भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा रुपया है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, इसी तरीके से इनकी खुद की मुद्रा है। और यूरोपीय संघ की मुद्रा को क्या नाम दिया गया है, इसको यूरो कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, यूरो, याद रखना है। और एक चीज है जिसमें ये फेल हो गया, ये आपको याद रखना है कि सन 2003 में इसने क्या करा, यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, ठीक है, लेकिन इसमें ये असफल रहा, उसको कामयाब नहीं हो पाता ये। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि यूरोपीय संघ एक संगठन के रूप में देखें तो जब फरवरी 1992 में मोस्ट्रिट संधि हुई थी उसी के साथ यूरोपीय संघ बन गया, ठीक है। शुरू में आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक हो गया। इसके पास अपना झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है, ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें क्या हो गया, ये असफल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इसे भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको तो बिल्कुल याद करके जाना है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन यह आता है कि बताइए यूरोपीय संघ की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, या यूरोपीय संघ को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्रभावशाली बनाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाएंगे, वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से यूरोपीय संघ प्रभावशाली बना यानी मजबूत बना, तो आपको बताना है। तो देखिए, यूरोपीय संघ जो है ना, ये आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, सैन्य प्रभाव के रूप में बहुत ताकतवर है, बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है इसकी, राजनीतिक रूप से भी बेहतरीन है। सैन्य रूप में देखें, अगर सेना के रूप में देखें तो इसके पास बहुत अच्छी सेना और बहुत ज़्यादा मतलब परमाणु हथियार वगैरह सब कुछ इसके पास अवेलेबल है, तो इसमें भी ये काफ़ी आगे है। यूरोपीय संघ का जो आर्थिक प्रभाव है वो एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप के देशों तक है, क्योंकि इनका जो व्यापार है ना यूरोपीय संघ का, वो एशिया में भी होता है, अफ्रीका में भी होता है और यूरोप में तो होता ही होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये हर जगह इनका आर्थिक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। फिर 2016 में अगर हम देखें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर ये उभरा था। इसकी जीडीपी की बात करें तो 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा इसकी जीडीपी मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, ये मैं आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी अवेलेबल है उस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हो सकता है फ्यूचर में कोई एनसीईआरटी नई आती है, उसमें कुछ डेटा बदलता है, तो आपका वो अलग हो सकता है, आप लेटेस्ट एनसीईआरटी में से डेटा देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि यूरोपीय संघ बहुत ज्यादा ताकतवर है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैन्य रूप से, ठीक है। और इसका जो प्रभाव है वो आपको एशिया में भी दिखेगा, अफ्रीका में भी दिखेगा और यूरोप के देशों में तो दिखता ही है। इसकी जीडीपी देखे तो दूसरे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो मुद्रा है ना यूरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इसकी जो मुद्रा यूरो है
ये अमेरिका डॉलर यानी कि जिसको हम यूएसडी कहते हैं, यूएसडी मतलब यूएस डॉलर, यूएस डॉलर के लिए इसकी मुद्रा खतरा बन सकती है कहीं ना कहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर विश्व व्यापार में देखें कि दुनिया भर में किसका व्यापार ज्यादा है। अगर हम इस नजरिए से देखें तो विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी है इसकी, अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा व्यापार है यूरोपीय संघ का, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर अमेरिका और चीन के साथ व्यापारिक मामलों पर भी अपनी शर्तों पे बात करता है, ठीक है। चाहे अमेरिका से बात करनी हो चाहे चाइना से, अपनी शर्तों पे बात करता है। ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसका व्यापार बहुत ज्यादा है, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, सैन्य मामले में बहुत आगे है, इसलिए ऐसा हो पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश जो है फ्रांस, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर इसको मिली हुई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो यूएनओ जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसको यूएनएससी कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में बोले अगर इसको तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में 5 मेंबर ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबर है जिनको वीटो पावर मिली हुई है, ठीक है। उन 5 मेंबर में से एक मेंबर यूरोपीय संघ का है, कौन? फ्रांस। पहले एक और मेंबर होता था, ब्रिटेन भी होता था, अब ब्रिटेन भी यूरोपीय संघ का हिस्सा होता था पहले के टाइम पे, लेकिन ब्रिटेन ने क्या करा, यूरोपीय संघ को छोड़ दिया, वो तो उसे बाहर निकल गया, इसलिए वो तो उसे नहीं मानेंगे, तो हम क्या कहेंगे, फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर मिली हुई है, इसकी वजह से भी यूरोपीय संघ का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे ये अमेरिका के साथ अन्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वीटो पावर मिली है किसी मुद्दे पे, यूएनओ पे ये वीटो करके अपने हक में फैसला करवा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। तो ये सब क्या है, हम इसकी विशेषता को पढ़ रहे हैं, 2-3 पॉइंट और पढ़ेंगे फिर इसकी कमियों को भी जानेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की सेना किसके पास है, यूरोपीय संघ के पास है। अगर हम अकेले फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के पास 335 के करीब माना जाता है कि इनके पास परमाणु हथियार है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के अंदर देखें तो एक महत्वपूर्ण समूह की तरह काम करता है ये, यानी WTO में, विश्व व्यापार संगठन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है यूरोपीय संघ का। तो ये तो इसकी विशेषता थी, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या यूरोपीय संघ में सब कुछ अच्छा है, क्या इसकी कुछ कमियां नहीं है? तो हम इसका आंसर में बोलेंगे यस, इसकी कमियां भी हैं। पेपर में विशेषता वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है और कमियों वाला क्वेश्चन काफी कम पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है आपके पेपर में पूछ लें। तो अगर आपके पेपर में आए क्वेश्चन कि बताइए यूरोपीय संघ की क्या कमियां हैं, तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्या कमियां हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी अलग विदेश नीति और अपनी रक्षा नीति है, ये नीति कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अब यूरोपीय संघ जो है इसमें 27-28 के करीब देश माने जाते हैं, ठीक है। अब इतने सारे देश हैं इसमें, अब सबकी अपनी अपनी अलग विदेश नीति है, अपनी अपनी अलग रक्षा नीति है, कभी कभी ये एक दूसरे से टकरा जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल से दूंगा, एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो एक मामला था जब अमेरिका ने इराक पे हमला करा था, ठीक है। अमेरिका ने क्या करा, इराक पे हमला कर दिया। अब हमला हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने इस हमले पे सपोर्ट करा, यानी ब्रिटेन जो था इस हमले में अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था कि ठीक है, मतलब ब्रिटेन कह रहा था अमेरिका ने सही करा, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जो थे इसके खिलाफ थे। अब यहाँ पे 3 देशों के नाम आए, एक ब्रिटेन का नाम आया, एक जर्मनी का नाम आया और एक फ्रांस का नाम आया, ठीक है। अब ब्रिटेन जो है वो अमेरिका के सपोर्ट में आ गया, उसने बोला ठीक है अच्छा करा, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जो थे वो उसके सपोर्ट में नहीं आए। इससे आपको क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि ये तीनों देश हैं तो यूरोपीय संघ के, लेकिन कभी कभी किसी किसी मुद्दे पे इनकी आपस में नहीं बनती है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये इसकी कमी है, इंपॉर्टेंट है, कमी पूछे तो आपको ये पॉइंट लिखना है, ठीक है। और देखो एक और पॉइंट बहुत तगड़ा है, वो आपको याद रखना है। डेनमार्क और स्वीडन ये यूरोपीय संघ के हैं। डेनमार्क और स्वीडन जो थे इन्होंने तो इस संधि को, मोस्टेड संधि जिसे यूरोपीय संघ बना है, इसको मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने जो साझी जो मुद्रा है यूरो, इन्होंने यूरो को भी विरोध करा, यानी कि ये कहते हैं कि ना तो हम मोस्टेड संधि को मानते हैं, ना तो हम यूरोपीय संघ को मानते हैं, ना ही हम यूरो मुद्रा को मानते हैं, ठीक है। यानी कि ये तो खुलकर इसका विरोध करते हैं तो उसी के साथ यूरोप के ही हैं, लेकिन फिर भी विरोध करते हैं। तो यहाँ पे भी इनकी कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई कमजोरी दिखाई देती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, यूरोपीय संघ की स्थापना के समय अब तक कई सदस्य देश जो है अमेरिकी गठबंधन का हिस्सा भी रहे हैं, ये भी एक तरह से कमियों वाले पॉइंट में आप बता सकते हो, ठीक है। आगे देखो, यूरोपीय संघ की कुछ नीतियों के कारण ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को
2016 में एक जनमत संग्रह करवा के उसको छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन जो था यूरोपीय संघ से बाहर निकल गया, उसने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा ना कि क्यों छोड़ दिया भाई, तो कोई ना कोई कमी तो रही होगी ना यूरोपीय संघ के अंदर, तभी तो ब्रिटेन को लगा होगा कि यार इसमें रह के फायदा नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ब्रिटेन ने इससे एग्जिट कर दिया, यानी इसको छोड़ दिया, इसी को ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इसकी कमियों में आप बता सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो कमियां पूछी जा सकती है, इसीलिए मैं आपको कमियां भी बताते हुए चल रहा हूँ, याद रखना। अब बात करते हैं कि यूरोपीय संघ जो बनाया गया है इसके गठन का उद्देश्य क्या है। तो इसका बनाने का उद्देश्य क्या था ये समझिए। यूरोपीय संघ को बनाने का उद्देश्य जो है वो ये है कि इन देशों में एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति हो सके, यानी जितने भी यूरोपीय संघ के देश हैं इन सभी में एक जैसी विदेश नीति हो जाए, एक जैसी सुरक्षा नीति हो जाए, इसलिए इसको बनाया गया। फिर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में और न्याय से जुड़े हुए मामलों में एक दूसरे का सहयोग हो सके, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक समान मुद्रा का चलन, ठीक है, एक जैसी मुद्रा चले, यूरो है तो पूरे यूरोपीय संघ में यूरो ही चल जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, इनको व्यापार में भी फायदा हो जाएगा, तो इसलिए भी इसको बनाया गया था। फिर वीजा मुक्त आवागमन, यानी कि यूरोप के देश आपस में अगर एक देश के लोग दूसरे देश में जाना चाहते हो तो उनको वीजा की कोई जरूरत ना हो, बिना परमिशन के आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा सके। जैसे फ्रांस के लोग आराम से जर्मनी में जा सके, जर्मनी के लोग इटली में जा सके, इटली के लोग बेल्जियम में जा सके, मतलब समझो ना, आपस में एक दूसरे देशों में आसानी से आया जाया जा सके, तो इसलिए इसको बनाया गया था। अब देखो ये यूरोपीय संघ का नक्शा है, यानी कि मैप है, मानचित्र है। अब इसमें देखो जो आपको ये जो वॉयलेट कलर में दिख रहे हैं ये पुराने सदस्य यानी इसके पुराने मेंबर हैं, और जो येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके नए मेंबर हैं, ठीक है। तो ये देखो ये पुराना मेंबर है, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, फ्रांस, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और इधर जितने भी एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, ये सारे नए मेंबर है जो इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपना जो यूरोपीय संघ वाला टॉपिक था ये तो हो गया खत्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, आसियान। आसियान जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आसियान को आपको अच्छे से याद करके जाना है क्योंकि आसियान से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आसियान को समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आसियान की स्थापना जो है वो कब हुई थी, ठीक है, और कैसे हुई थी, तो ये देखेंगे। आसियान का एक बार मैप देख लो, आगे बढ़ने से पहले ध्यान से देख लो एक बार इसे। अब चलते हैं टॉपिक पे। देखिए आसियान की बात करें तो आसियान का पूरा नाम जो है वह है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र हैं उनका ये संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में। 5 देशों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पत्र जो था इस पे हस्ताक्षर किए और उसके बाद हो गई इसकी स्थापना। शुरू में इसमें 5 देश थे, 5 ही मेंबर थे, लेकिन बाद में इसमें 5 मेंबर और जुड़ गए, ठीक है। यानी कि आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। कौन से घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके हुई? तो आप कहोगे बैंकॉक घोषणा पत्र पे। शुरू में कितने मेंबर थे? आप कहोगे 5 मेंबर थे। बाद में कितने मेंबर जुड़ गए? तो आप कहोगे 5 मेंबर। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 10। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। शुरू में 5 देश कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। ये 5 देश थे जो इसके संस्थापक देश कहलाते हैं, लेकिन बाद में 5 देश और जुड़ गए थे, तो इस तरीके से 10 हो गए थे। तो नाम आपको याद रखना है कि शुरू में कौन से थे जिनको संस्थापक देश कहा जाता है? इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया। लेकिन बाद में कौन जुड़े? ब्रुनेई दारुसलाम हो गया, म्यांमार जुड़ गया, वियतनाम जुड़ गया, लाओस जुड़ गया, कंबोडिया जुड़ गया, ये बाद में जुड़ गए। तो टोटल 10 मेंबर हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आसियान का जो फ्लैग है आपके सामने, बहुत ध्यान से देखो एक बार। इसमें ना आपको ये धान की बालियां दिखाई दे रही हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तो आसियान का जो प्रतीक चिन्ह है इसमें आपको धान की 10 बालियां दिखाई दे रही हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया के जो 10 देश हैं जो उसके मेंबर कंट्री हैं इनकी तरफ इशारा करती है। यह आपस में मित्रता यानी दोस्ती के रिश्ते से और एकता के धागे से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आसियान। आसियान के उद्देश्य क्या है तो इसको देखते हैं। देखिए आसियान का उद्देश्य है आर्थिक विकास को तेज करना, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को तेज करना, कानून के शासन को सुधारना, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बनाए हुए जो नियम होते हैं उसको आगे बनाए रखना, शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, ये सारे आसियान के उद्देश्य हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, इसको भी आपको याद करके जाना है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है, तैयार करना है। आगे चलते हैं। आसियान शैली क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
तो आसियान शैली क्या है, मैं आपको आगे दिखाने से पहले बता दूं सिंपल लैंग्वेज में कि आसियान का जो काम करने का तरीका है, ठीक है, उसका काम करने का जो तरीका है आसियान का, उसी को आसियान शैली कहा जाता है। सिंपल बिल्कुल। आगे चलते हैं, देखिए अब किताबी लैंग्वेज में समझिए इसको। अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया, यानी काफी नाम कमाया। यानी आसियान जो काम करता है ना, अनौपचारिक रूप से काम करता है, टकराव रहित यानी बिना किसी लड़ाई झगड़े के, सहयोगात्मक यानी एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करता है, जिसकी वजह से आसियान काफी तेजी से उभरा है, इसने काफी नाम कमाया है, इसी को आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। और आसियान जो है सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन है, ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि आसियान ने ना एक छोटा संगठन है, यूरोपीय संघ की तरह बड़ी अर्थव्यवस्था वाला संगठन नहीं है, लेकिन ये एक मामले में यूरोपीय संघ से आगे है। वो कौन सा मामला है? तेजी से विकास करना, यानी बहुत तेजी से विकास कर रहा है। और जिस तेजी से विकास कर रहा है ना, अगर ऐसे ही विकास करता रहा तो आने वाले समय में हो सकता है बहुत ज्यादा आगे चला जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर आसियान के 3 स्तंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। नाम एक बार देख लो ध्यान से। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, नाम आपने देख लिया। अब आपको नाम से ही इसका आंसर पता लग जाएगा। यानी सुरक्षा समुदाय का मतलब है आसियान के देशों की सुरक्षा से रिलेटेड बातें इसमें है। आर्थिक समुदाय का मतलब है आसियान के देशों का आर्थिक विकास, यानी बाजार व्यापार, इससे रिलेटेड है। और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का मतलब क्या है कि इनका सामाजिक सांस्कृतिक विकास से रिलेटेड। ठीक है, सिंपल है, नाम से पता लग गया। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनको डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आसियान सुरक्षा समुदाय को देखो। इसका क्या मेन उद्देश्य क्या है कि जो इसके सदस्य देश हैं, इनके बीच में मान लो कोई विवाद हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसको सुलझा लिया जाए। ठीक है, आगे क्या है, इनके बीच में शांति बनाए रखना, सहयोग बनाए रखना, सहयोग को बढ़ावा देना और इनकी सुरक्षा करना, इन देशों की सुरक्षा करना, ये इसका काम है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, आसियान आर्थिक समुदाय। नाम से ही पता लग रहा है कि आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो इनका उद्देश्य है साझा बाजार स्थापित करना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, ताकि आसियान के देश आपस में ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके, और मुक्त व्यापार होगा तो इनको फायदा मिलेगा। ठीक है, फिर आर्थिक विवाद मान लो अगर इनके बीच में कोई हो जाए तो उसको सुलझाया जा सके। तीसरा था सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य क्या है कि आसियान के जो देश हैं, कितने देश हैं? 10 देश। अभी हमने नाम पढ़े थे ना 10 देशों के, तो 10 देश जो है आसियान के, उनके बीच में सामाजिक सांस्कृतिक जो विकास है उसको बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए काम करता है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हर साल एक ही बात बोलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना इसका आंसर गलत कर देते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गलत क्यों कर देते हैं। तो देखिए, नाम को ध्यान से समझिए। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना बतानी है और उद्देश्य बताना है। कई बार क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1994 में। लेकिन बच्चे इसको आसियान और आसियान क्षेत्रीय मंच अलग अलग चीजें हैं, उसको एक ही आंसर समझ लेते हैं, वो 1967 लगा देते हैं। लेकिन 1967 में आसियान बना था, आसियान क्षेत्रीय मंच नहीं बना। आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 में बना है। ठीक है, तो ये याद रखना है। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? 1994 में। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आसियान के जो देश हैं इनकी सुरक्षा करना, यानी आसियान के जो 10 देश हैं इनकी सुरक्षा की जा सके। आसियान देशों की विदेश नीति, ठीक है, इनकी विदेश नीति जो है उसमें तालमेल बना रहे, एक दूसरे के साथ इनकी बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, अगर लड़ाई झगड़े जैसा माहौल हो तो आपस में बातचीत से सुलझा लें, इसके लिए बनाया गया था आसियान क्षेत्रीय मंच। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। एक क्वेश्चन आता है आसियान विजन 2020। तो ये बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में दिया है तो हमको पढ़ना तो है। तो देखिए, आसियान का विजन दस्तावेज 2020, यानी आसियान जब बना था उसके कुछ समय के बाद आसियान डेवलप होने लगा, तो उन्होंने एक विजन रखा था, यानी कि 2020 तक हम ऐसा ऐसा कर देंगे। ठीक है, अब 2020 तो जा चुका है, अब तो 2025 चल रहा है। तो विजन 2020 में क्या था? आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका होगी, यानी आसियान की भूमिका बहिर्मुखी होगी। बहिर्मुखी का मतलब क्या है? मतलब कई क्षेत्रों में आसियान की भूमिका होगी। ठीक है, बहिर्मुखी का मतलब कई क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है, सैन्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इनकी भूमिका होगी। फिर टकराव की जगह
बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ये बात निकली है, क्योंकि आसियान इकलौता ऐसा संगठन है जिसने अपने देशों के टकराव को सुलझा लिया है। ठीक है, जैसे मान लो आसियान के 10 देश हैं, उनमें से किन्हीं 2 देशों के बीच में आपस में टकराव है, एक दूसरे से बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा या अच्छे संबंध ना होना, ऐसा हो सकता है, किसी के बीच में भी हो सकता है, लेकिन आसियान ने उसको सुलझा लिया है। कैसे सुलझाया? बातचीत के जरिए से। ठीक है, तो ये बहुत कामयाब संगठन है। इसी से ये विजन 2020 निकला है कि भाई बातचीत के जरिए जब हम इसको सुलझा सकते हैं तो आने वाले टाइम पे हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर आसियान ने कंबोडिया के टकराव को सुलझा लिया, इन्होंने पूर्वी तिमोर के संकट को संभाल लिया। तो आप समझ सकते हो कि कितना कामयाब संगठन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आसियान जो है खत्म हो जाता है। अब हमारा ये 2 संगठन ही मेन थे, एक आसियान और एक यूरोपीय संघ, दोनों आपको करा दिए हैं। यही आपके सिलेबस में क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। ठीक है, अब आपके देश वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं कि कौन से देश हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले नंबर पे चाइना। ठीक है, तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जिसको चीन की महान दीवार के नाम से हम जानते हैं। तो चीन के बारे में पढ़ते हैं कि चीन का क्या है। ठीक है, तो चीन वाले टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, चीन भारत का पड़ोसी देश है, हम सभी जानते हैं, मैप में हमने चाइना को देखा है। चीन जो है ना, एक विशाल क्षेत्रफल और बड़ी आबादी वाला देश है। चीन का जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जमीन है उसके पास, और बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश जो है वो चाइना है। ठीक है, चीन को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में देखा जा रहा है। और 1978 से अगर हम देखें तो उसके बाद से चाइना इतनी तेजी से डेवलप हुआ है कि वो एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर इसी स्पीड में चाइना डेवलप होता रहा ना, जितनी तेजी से विकास कर रहा है, तो 2040 तक ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। अमेरिका से तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा, ये हो जाएगा चाइना। ठीक है, आगे और समझते हैं चाइना को। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चाइना जो है चीन जो है पूर्व एशिया के विकास का इंजन के रूप में बना हुआ है। क्योंकि चाइना जो है, भारत तो दक्षिण एशिया में आता है, लेकिन चाइना को दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है, इसको पूर्व एशिया में देखा जाता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं सभी देशों से जुड़ा हुआ है, और व्यापार में भी हर देश से इसका, दुनिया भर के देशों से व्यापार है, तो इसलिए इसको एक एक इंजन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा आगे। इसकी जो विशाल आबादी है, इसके पास बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, इसके पास संसाधन भी है, इसकी जो स्थिति है, अगर इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें वो भी सही है। इस तरीके से इसका राजनीतिक प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और चाइना जो है कहीं ना कहीं आर्थिक वृद्धि और विकास को अगर हम इसके देखें तो उस हिसाब से में भी मतलब चाइना जो है बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। ठीक है, अब क्या चाइना हमेशा से इतना ज़्यादा डेवलप था जैसा आज के समय में है? सोचिए, तो हमेशा से ऐसा नहीं था। फिर चाइना ऐसे डेवलप कैसे हो गया भाई? तो इसके पीछे रीज़न है, इसके जो यहाँ के चाइना के जो नेता हैं, जो चाइनीज़ नेता हैं, इन्होंने जो अपने देश के लिए, यानी इन्होंने चीन के लिए जो फैसले लिए हैं, जो भी डिसीजन लिए हैं, उनके डिसीजन बहुत अच्छे रहे हैं। वो डिसीजन भी हम आगे पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या किया, कब कब किया, कैसे कैसे किया, जिससे चाइना डेवलप हुआ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब आप समझोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि चीन शुरू में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन बाद में बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। ठीक है, तो समझते हैं, पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या होता है। चीन की क्रांति होती है 1949 में। चीन में 1949 में क्रांति हुई, जिसको चीनी क्रांति के नाम से जानते हैं, जो कि माओ, ये नेता का नाम है। ठीक है, माओ के नेतृत्व में हुई थी। यहाँ पे साम्यवाद को अपनाया गया। चाइना में क्या है? कम्युनिज्म है, ये कम्युनिस्ट लोग हैं, कम्युनिस्ट इनकी विचारधारा है, साम्यवाद को इन्होंने अपना रखा है। ठीक है, चीन देखें आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था। आज जितना डेवलप हमको चाइना दिखता है, रियल में पहले इतना डेवलप नहीं था, पहले तो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था। चीन जो है पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़कर साम्यवादी बन चुका था, क्योंकि जब चीन की क्रांति होती है तो पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और साम्यवाद को अपना लिया जाता है। पूंजीवादी दुनिया से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चीन के पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, व्यापार वगैरह इसका ज्यादा था नहीं, तो चीन क्या करता था, इसके पास जो भी संसाधन थे, अपने संसाधन से ही गुजारा अपना करता था। इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों से रिश्ते तो खत्म ही कर चुका था, उस समय की बात है। फिर चीन जो था वो खेती करता था। यहाँ पे खेती अच्छी होती है, खेती से पैसा जो मिलता था इनको, उसको उद्योग में लगाता था। यानी खेती से पैसा निकालते थे और उससे डेवलप करते थे, किस चीज को? उद्योग को डेवलप करते थे। तो ऐसे चल रहा था, ज्यादा तेजी से विकास कर नहीं पा रहे थे। इनके पास विदेशी मुद्रा की भी कमी थी, क्योंकि भाई विदेशी यानी अन्य देशों से ज्यादा इनका व्यापार नहीं था, तो इनके पास विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी? तो ये भी इनके सामने समस्या थी। इसलिए बाहर से आयात होने वाले सामान को इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे घरेलू स्तर पे बनाना शुरू करा। अब इस लाइन को समझिए कितना ज्यादा ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है।
अब बाहर से ये चीजें नहीं खरीद रहे हैं, जो भी बाहर से चीजें इनके पास आती है उसको इन्होंने अपने घरेलू लेवल पे बनाना सीख लिया। यानी अब इनकी निर्भरता बाहर के देशों पे खत्म हो चुकी है, क्योंकि सब कुछ क्या कर रहे हैं, अपने लेवल पे बना रहे हैं। फिर इन्होंने अपने लेवल पे जब सब कुछ बनाना शुरू कर दिया, सीख लिया, तो उसके बाद बहुत बाद में इन्होंने व्यापार करना शुरू करा। उसको हम बाद में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 पॉइंट और हैं जो हमें समझने हैं। चीन में रोजगार की स्थिति ठीक ठाक ही थी, अर्थव्यवस्था जो थी 5 से 6% की दर से वृद्धि कर रही थी, विकास हो रहा था, वो भी चलो ठीक है। लेकिन चीन के लिए एक समस्या वाला जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था, इसकी जनसंख्या दर। जितनी तेजी से ये विकास कर रहे थे, जनसंख्या भी उतनी तेजी से ही बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। ठीक है, फिर चीन ने क्या करा, जनसंख्या को कंट्रोल में करने के लिए एक कानून बना दिया कि भाई अब ज्यादा बच्चे पैदा नहीं किए जा सकते हैं, जनसंख्या को हमको कम करना है। अगर हमारी जनसंख्या ऐसे ही तेजी से बढ़ती रही तो हमारा तो विकास हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो चीन ने ये भी करा। तो ये कुछ ऐसे डिसीजन है जिसकी वजह से चाइना कहीं ना कहीं डेवलप होता रहा। आगे देखो फिर क्या होता है। फिर चीन की अर्थव्यवस्था अभी डेवलप नहीं है, अब डेवलप होगी। तो वो कैसे इतनी तेजी से विकास कर गया, ये आपको समझना है। तो देखिए, वर्तमान समय में चीन जितना विकसित है, ये सब उसकी आर्थिक नीतियों के कारण है। क्योंकि यहाँ पे जो आर्थिक नीतियां बनाई गई है, जो पॉलिसी बनाई गई है, वो इनके नेताओं ने बहुत अच्छी बनाई है, जिसकी वजह से ये डेवलप हुआ। चीन शुरू में व्यापार में शामिल नहीं होता था, क्योंकि भाई जो भी चीजें बाहर से चीजें खरीद नहीं रहे, घरेलू लेवल पे बनाना सीख चुके हैं, उसी से काम चला रहे हैं, खेती से पैसा निकाल रहे हैं, उद्योगों में लगा रहे हैं, ऐसा ये करते थे। फिर 1978 में क्या होता है, चीन ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई। सबसे पहला कदम ये था 1978 में। इसको आप लिख लो, याद कर लो जो भी है, पर इसको समझ लो। 1978 में क्या हुआ, चाइना ने एक नीति अपनाई जिसको कहते हैं ओपन डोर। ठीक है, हिंदी में बोले अगर तो इसको मुक्त द्वार की नीति कहा जाता है। मुक्त द्वार की नीति का मतलब क्या है, ओपन डोर का मतलब क्या है, अपने डोर यानी अपने दरवाजे खोल देना। अब दरवाजा खोलने का मतलब क्या है, दरवाजे खोलने का मतलब यहाँ पे है कि अब हम दुनिया के दूसरे देशों से व्यापार करेंगे। यानी हमने अपने व्यापार के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। पहले ये दुनिया के दूसरे देशों से ज्यादा व्यापार नहीं था इनका, अब इन्होंने बोला हम खूब व्यापार करेंगे। तो 1978 में जब इन्होंने ये जो मुक्त द्वार की नीति अपनाई, तो इसके बाद ये विश्व व्यापार में शामिल हो गए, खूब व्यापार करने लगे। मुक्त द्वार की नीति देंग शाओपिंग, एक नेता थे जिनका नाम है देंग शाओपिंग, इनके नेतृत्व में अपनाई गई थी। इसके बाद ना चाइना के तो पंख लग गए। पंख लगने का मतलब है बहुत तेजी से विकास करने लगा। क्योंकि अब भाई देखो, सारी चीजों को बनाना ये जानते थे, घरेलू लेवल पे सब बना लेते हैं, अब दुनिया भर में बेच रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो चाइनीज आइटम होते हैं, चाइना की बनी हुई चीजें जो होती है वो सस्ती होती है। ठीक है, हालांकि महंगी चीजें भी बनाते हैं ये, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने टारगेट ऐसा करा कि दुनिया भर के देशों में हम सस्ते में सारे प्रोडक्ट उतार देते हैं। ठीक है, क्वालिटी खराब होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन सस्ते में तो दे देते हैं ना। तो सस्ते में देने के चक्कर में इनको काफी लाभ हुआ, और दुनिया भर के देशों ने इनकी चीजों को खरीदा, और उनको भी लाभ हो रहा है क्योंकि उनको कम पैसों में चीजें मिल जा रही है। ठीक है, तो ये था, तो इसकी वजह से चाइना जो है डेवलप हुआ। तो क्या केवल एक फैसला ओपन डोर की नीति अपनाने से ही ये डेवलप हो गया? नहीं, ये तो केवल एक फैसला है। चाइना ने बहुत सारे फैसले लिए जिससे वो डेवलप होता गया। अब हम आगे और फैसलों को देखते हैं। ठीक है, फिर 1973 में भी एक फैसला हुआ था। ठीक है, ये फैसला मैं आपको शुरू में बताना भूल गया था, इसको भी ध्यान रखना। एक इनके प्राइम मिनिस्टर थे चाउ एन लाई। ठीक है, नाम थोड़ा याद रखना, चाउ एन लाई, एन लाई। ठीक है, जो भी है, इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण का प्रस्ताव रखा। यानी 4 क्षेत्रों को आधुनिक बनाएंगे, मॉडर्न बनाएंगे। किस चीज को? सबसे पहला है कृषि, यानी कि इन्होंने एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने के लिए काम करा। फिर जो इनके उद्योग हैं, यानी कि जो इनकी इंडस्ट्री है, इसको इन्होंने आगे बनाने के लिए, मतलब डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या करा, आधुनिकरण का प्रस्ताव रखा। फिर इनकी जो सेना है यानी डिफेंस के मामले में भी इन्होंने क्या करा, आधुनिकरण का प्रस्ताव रखा। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में भी इन्होंने उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या रखा, प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो इन चारों क्षेत्रों का इन्होंने क्या करा, आधुनिक बना दिया, यानी मॉडर्न बना दिया। कृषि में नई नई तकनीक लाने लगे, उद्योग में नई नई मशीनें लगाने लगे, नई जो मशीनें उस समय में थी। सेना के क्षेत्र में मजबूत सेना को बनाने के लिए नए नए हथियार और नई नई खोजें करने शुरू कर दी। साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में अपने आप को आगे लाने लगे। तो इस कदम से भी ना चाइना बहुत तेजी से डेवलप हुआ, बिल्कुल
तेजी से डेवलप होने लगा। तो मुक्त द्वार की नीति भी याद रखना है और ये जो आधुनिकरण का प्रस्ताव है इसको भी याद रखना है। ये दो, क्या इन्हीं दो फैसलों से चाइना इतनी तेजी से डेवलप हो गया? तो नहीं, अभी और भी है आपको बताने के लिए, ठीक है। चाइना में जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, केवल दो फैसले नहीं बल्कि आगे भी कुछ फैसले थे, ठीक है। तो देखो 1978 में डेंग शाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई, उसके बाद चाइना तेजी से विकास करने लगा, ये भी था। फिर एक फैसला ये भी था कि चाइना ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? शॉक थेरेपी को जिसने अपनाया था उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। चाइना समझदार था, चाइना ने शॉक थेरेपी को बिल्कुल भी नहीं अपनाया बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा? तीसरा फैसला इनका जो सबसे जबरदस्त था, इन्होंने खेती का निजीकरण कर दिया, प्राइवेटाइजेशन ला दिया खेती के अंदर। ये कम्युनिस्ट देश है, सोचो, ये कम्युनिस्ट यानी कि ये साम्यवादी देश है, ये जो निजीकरण होता है इसको नहीं पसंद करते साम्यवादी लोग कभी भी, लेकिन इन्होंने करा, इन्होंने खेती का निजीकरण करा 1982 में। उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। फिर जब इनको इससे बहुत फायदा हुआ तो इन्होंने सोचा उद्योग का भी निजीकरण करते हैं। इन्होंने 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया, उससे फिर इनको और ज़्यादा फायदा हुआ। यानी तीसरा चौथा फैसला इनका इतना तगड़ा था जिसकी वजह से चाइना डेवलप हुआ। फिर 2001 में चाइना जो था WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जुड़ गया, उससे भी इसको कहीं ना कहीं फायदा हुआ। तो ये सारे जो इनकी पॉलिसी थी, इस पॉलिसी की वजह से चाइना जो है इतनी तेजी से डेवलप हुआ और भारत से तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है, ठीक है, डेवलपमेंट के मामले में। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, यानी भारत और चीन के संबंध कैसे हैं। तो भारत और चीन के संबंध पे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, एक समय ऐसा था जब एक नारा चलता था, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा एक समय में बहुत ज्यादा फेमस था। चीन जो था वो चाइना और भारत का एक 1962 में युद्ध होता है जिसमें भारत की हार हो जाती है। चाइना को हम बहुत अच्छा समझते थे, हम क्या मतलब हमारे नेहरू जी बहुत अच्छा समझते थे। उन्हें लगता था चाइना जो है हमारा पड़ोसी है, बहुत अच्छा देश है, ठीक है। नेहरू जी को वल्लभ भाई पटेल ने समझाया था कि चाइना हमारे ऊपर आने वाले समय में आक्रमण कर सकता है, चाइना से थोड़ा बच के रहो, चाइना से थोड़ा सतर्क रहो। लेकिन नेहरू जी नहीं 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 ऐसा नहीं है, चाइना तो बहुत अच्छा है, इस तरीके की बातें करते थे। चाइना ने क्या करा? अपनी अच्छाई दिखाई, 1962 पे सीधा भारत पे आक्रमण कर दिया। हमारी कोई तैयारी नहीं थी लेकिन वो तैयार था। फिर इसकी वजह से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, नेहरू की बहुत ज्यादा आलोचना हुई, बहुत आलोचना हुई नेहरू की। आगे के जो दूसरी बुक है ना उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सीमा विवाद, ठीक है, तो 1962 में हमारा युद्ध हो गया। फिर हमारा उसके साथ सीमा विवाद भी है, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। आप भारत का जब मैप देखोगे तो जो कश्मीर में जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है वहां पे विवाद है। फिर दूसरी तरफ जब आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ आते हो, एंड में आते हो, यहाँ पे भी विवाद है। तो कुछ क्षेत्रों में सीमा विवाद है हमारा। फिर चीन ने क्या करा? तिब्बत को हड़प लिया। चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण किया, उसको अपने कब्जे में लिया, उसको हड़प लिया। इसकी वजह से भी भारत और चाइना के रिलेशन थोड़े खराब हुए। फिर दलाई लामा, जो कि दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता थे, आध्यात्मिक नेता, ये जब चाइना ने तिब्बत पे हड़प लिया था, उसको आक्रमण कर दिया था, तो दलाई लामा जो थे उन्होंने भारत से शरण मांगी कि भाई हमको अपने यहाँ पे रख लो। तो भारत ने इनको शरण दे दी कि ठीक है आ जाओ हमारे यहाँ पे। ये बात है 1959 की। भारत ने बोला आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। लेकिन चाइना इस बात को लेके बुरा मान गया। चाइना ने बोला यार कि वो तो हमारा दुश्मन है, क्योंकि भाई वो उनका दुश्मन था ना, उसको भारत ने रख लिया है। तो ये उस चाइना ने गलत माना और इसकी वजह से भी भारत और चाइना के रिलेशन जो है थोड़े खराब हुए। फिर हमारा एक समझौता हुआ था, पंचशील समझौता, जिसमें 5 प्रमुख बातें थी। भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ था। चाइना ने बोल दिया कि भारत ने चाइना के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करी है, इसलिए पंचशील समझौते का भारत ने उल्लंघन किया है। किस मामले में दखल अंदाजी का आरोप लगाया चाइना ने भारत पे? क्योंकि हमने उनको शरण दे दी थी दलाई लामा को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे भारत और चाइना के बीच में विवाद रहते हैं। तो ये तो था भारत चाइना के रिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं जापान। जापान और साउथ कोरिया, ये दो टॉपिक है जो आपके में नए ऐड हुए। ज्यादा कुछ इसमें पहले होता नहीं था, लेकिन इसके बारे में 2-3 चीजें, एक MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से। शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। अब ये वर्ल्ड का मैप है आपके सामने, ध्यान से देखो। भारत आप देख रहे हो, ये भारत है, ठीक है। भारत के ऊपर आप यहाँ पे चाइना देख रहे हो, चाइना के बगल में जाते हो साउथ कोरिया दिख रहा है, और साउथ कोरिया के बगल में आपको जापान दिख रहा है। तो ये दो देश आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जापान की, ठीक है। जापान एक छोटा सा देश है और उसके पास कच्चा माल भी नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलप है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो जापान एशिया महाद्वीप में पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है, यानी कि हर तरफ से पानी से घिरा हुआ आपको दिखता है।
जापान परमाणु विभीषिका झेलने वाला दुनिया का इकलौता देश है। आपको पता है कि 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम से हमला करा था। तो परमाणु बम का हमला झेलने वाला ये जापान दुनिया का इकलौता देश है, ठीक है। फिर जापान का संविधान जो है, इसके आर्टिकल 9 में यानी अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का हमेशा के लिए त्याग का वर्णन किया। जापान एक टाइम पे ऐसा था कि दूसरों पे हमला करता रहता था, कभी किसी को कब्जे में लेता, कभी किसी को कब्जे में लेता। आपने क्लास 11th की हिस्ट्री में ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो जापान एक समय में ऐसा देश था, लेकिन बाद में जापान ने अपने संविधान में बदलाव करा और इन्होंने ये बोला कि हम युद्ध को त्याग रहे हैं, हम अब युद्ध वगैरह नहीं करा करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके की बातें इसमें थी। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग वगैरह नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है, ये बातें हैं। फिर जापान जो है सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, भारत हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, रसिया हो गया, इजराइल हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सारे वो देश है जो सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। जापान जो है तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जाता है, ठीक है। G7 आप गूगल पे सर्च करना, G7 जो है उसमें दुनिया के 7 ताकतवर देश हैं, 7 ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप देश हैं। उसमें एशिया का इकलौता देश जापान है, यानी एशिया का अकेला देश जापान है जो कि G7 का मेंबर है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है, याद रखना है, पूछा जा सकता है, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लें। फिर जापान के पास प्राकृतिक संसाधन की काफी कमी है, ना के बराबर है प्राकृतिक संसाधन, लेकिन ये क्या करते हैं, बाहर से खरीदते हैं कच्चा माल, बाहर से कच्चा माल खरीदते हैं, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके बाद दुनिया में बेच देते हैं। और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में जापान बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है। यानी उच्च प्रौद्योगिकी हाई टेक्नोलॉजी के मामले में जापान दुनिया भर में फेमस है। अच्छे अच्छे ब्रांड, ठीक है, कौन से ब्रांड, ये देखो आप मेरे पीछे देख रहे हो, आपने इनका कोई ना कोई चीजें तो आपने खरीदी होगी कभी ना कभी इन ब्रांड की, या यानी इन ब्रांड के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, जाना होगा, जानते तो आप होंगे। ये सारे बड़े बड़े ब्रांड जो हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं, ये जापान के हैं, ठीक है। तो जापान कितना ज़्यादा डेवलप है आप इन ब्रांड से ये अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। 1964 में जापान जो है OECD का सदस्य बन गया, यानी मेंबर बन गया। जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये सबसे तगड़ा पॉइंट है। फिर आबादी के लिहाज से देखें तो आबादी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, दुनिया में 11वें नंबर पे आता है ये आबादी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अगर हम देखें तो बजट में पैसे देने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे अमेरिका आता है जो सबसे ज्यादा पैसा देता है, फिर जापान आता है। आप सोचो कि कितना ज्यादा पैसा देता है ये। फिर सैन्य खर्चे के लिहाज से देखें तो विश्व में जापान का 7वां स्थान है, ठीक है। सेना भी है इनके पास, अपनी सेना को मजबूत भी रखते हैं। अब आप ये मत सोचना मैंने आपको बताया कि इन्होंने युद्ध का त्याग करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जापान पे आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है तो ये कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। इन्होंने जो युद्ध मतलब अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में युद्ध नहीं करेंगे, इस तरीके की इन्होंने बातें करी है, ठीक है। फिर 1951 से जापान जो है अमेरिका के साथ इसका सुरक्षा गठबंधन भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो जाएगा आपका जापान। इसके बाद आ जाता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कहाँ पे है, देखो आपको यहाँ पे जापान दिख रहा था मैप में, आप देख पा रहे हैं जापान, इसके ठीक बगल में आपको साउथ कोरिया दिख रहा है। साउथ कोरिया भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा देश है, तो साउथ कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। तो कोरिया प्रायद्वीप जो था वो 2 हिस्सों में बट गया, ठीक है। यानी जब दूसरा विश्व युद्ध होता है उसके बाद कोरिया जो है 2 हिस्सों में बट जाता है, एक हो जाता है दक्षिण कोरिया, एक हो जाता है उत्तर कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे हम नॉर्थ कोरिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम साउथ कोरिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि साउथ कोरिया बहुत डेवलप हो रहा है और ये एशिया में स्थित है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है हान नदी। अब ये हान नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इससे एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताऊंगा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दक्षिण कोरिया सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि बहुत तेजी से उभर रहा है। इसके भी कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड है, एक बार आप ये देखो, ये सारे ब्रांड आपने सुने ही होंगे, देखे ही होंगे। जिस तरीके से अभी मैंने आपको जापान वाले ब्रांड दिखाए थे, इसी तरीके से ये कुछ ब्रांड जो हैं ये साउथ कोरिया के ब्रांड है, ठीक है। तो ये सारे डेवलप ब्रांड है जो दुनिया भर में है। तो साउथ कोरिया जो है बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। 1960 से
के दशक से 1980 के दशक के बीच में दक्षिण कोरिया आर्थिक शक्ति के रूप में बहुत तेजी से उभरा है। इसको हान नदी के चमत्कार के रूप में जाना जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हान नदी के चमत्कार से क्या अभिप्राय है, तो आप बताओगे कि 1960 से लेकर 80 के दशक में जो साउथ कोरिया बहुत तेजी से डेवलप हो गया, उसका आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ, इसी को हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। ठीक है, फिर 1996 में दक्षिण कोरिया जो है OECD का मेंबर बन गया। 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। फिर मानव विकास की रिपोर्ट अगर हम देखें 2016, उसके अनुसार दक्षिण कोरिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिजल्ट है उसमें ये 18वें नंबर पे आता है, जो कि बहुत अच्छी रैंक है इसकी। फिर दक्षिण कोरिया का जो उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार जो प्रमुख कारक है वो है सफल भूमि सुधार। इन्होंने अपने यहाँ पे ये क्यों डेवलप हो पाई, तो इन्होंने अच्छे से भूमि सुधार करा, इन्होंने गाँवों का विकास करा, इन्होंने अपने यहाँ पे मानव संसाधन जो है उसका सही से यूज करा, इसलिए जो साउथ कोरिया इतनी तेजी से डेवलप हो पाया। ठीक है, सैन्य खर्चे के नजरिए से देखें तो दक्षिण कोरिया का 10वां नंबर आता है दुनिया में। दक्षिण कोरिया जो है हाई टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा फेमस है। जिस तरीके से जापान फेमस है, चाइना फेमस है, इसी तरीके से साउथ कोरिया भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं करा है तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।